नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल एक बार और ऑनलाइन आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। भाग्योदय यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 3 के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कुछ प्रश्नों को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है सामूहिकता की प्रबलता, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा की कमी, तीसरा ऑप्शन है अभिवृद्धि में स्थिरता और चौथा ऑप्शन है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन पर कि कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं। तो सामूहिक की प्रबलता या सामूहिकता की प्रबलता ये बाल्यावस्था की क्या मानी गई, विशेषता मानी गई है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। अभिवृद्धि में स्थिरता ये भी बाल्यावस्था की विशेषता है, ये भी आंसर नहीं होगा। समूह और खेलों में सहभागिता रहती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो जिज्ञासा की कमी ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा या अत्यधिक जिज्ञासु जो कि शैशवावस्था का जो बालक होता है उसकी विशेषता मानी गई। तो आंसर यहाँ जो होगा बी ऑप्शन होगा कि ये बाल्यावस्था की क्या है, विशेषता नहीं है। ये आंसर क्या माना गया, सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चर्चा कर रहे हैं निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। शारीरिक विकास, दूसरा ऑप्शन नैतिक विकास, तीसरा ऑप्शन सामाजिक विकास और चौथा ऑप्शन मानसिक विकास। तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण की यदि बात करें तो प्रथम चरण में जो होता है वह शारीरिक विकास से शुरू होता है। तो ये आंसर ए जो है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए, ये क्या माना गया, सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। प्रमोदन पहला ऑप्शन, दूसरा आयोजन, तीसरा उद्गम और चौथा है अभिप्रेरणा। तो सृजनात्मक की प्रक्रिया से कौन सा कारक है जो संबंधित नहीं है। तो प्रमोदन में सृजनात्मकता छिपी रहती है, तो ये इसका माना गया, तो ये आंसर नहीं होगा। आयोजन भी सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। उद्गम भी सृजनात्मक प्रक्रिया का ही पहलू माना जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अभिप्रेरणा का सृजनात्मक प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो आंसर जो है वो आंसर आपका तीसरे का है डी। आंसर क्या है, डी आंसर इसमें क्या माना गया, सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर, चौथे क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। यानी कि कल्पना या संकल्पना के परामर्श के जन्मदाता कौन है। तो पहला ऑप्शन इसमें है थॉर्न को कहा गया, दूसरा ऑप्शन रोजर्स को कहा गया, तीसरा ऑप्शन विलियम को कहा गया और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें हम बात कर रहे थे चौथे क्वेश्चन पर, तो रोजर्स इस प्रक्रिया के जन्मदाता नहीं है, विलियम जेम्स भी नहीं है, सभी आंसर नहीं है। तो इसका मतलब आंसर जो है इसका ए जो है वो आंसर क्या माना गया, सही माना गया। ए आंसर क्या माना गया, सही माना गया। तो ये चौथे क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की। 5वें क्वेश्चन पर हम बात कर रहे थे कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन है। 4 ऑप्शन है इसमें भी। पहला ऑप्शन ए वैलेंटाइन, दूसरा ऑप्शन बी पियाजे, तीसरा ऑप्शन सी रास और चौथा ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, सीधी सी बात है, ये कथन किसका है। इसका मतलब इस कथन के यदि प्रतिपादक यदि हम कहते हैं तो
एकमात्र व्यक्ति था वुडवर्थ जिसने संवेगों को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहा। तो यह आंसर जो है वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 की हम चर्चा कर रहे हैं कि निम्न में से किस समूह के बच्चों में समायोजन की समस्या होती है, यानी कि समायोजन की समस्या किस समूह के बच्चों में रहती है। पहला ऑप्शन इसमें ए है, औसत बुद्धि के बच्चों में रहती है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में रहती है। तीसरा, अध्ययनशील के बच्चों में। चौथा है कुशार्ग बच्चों में। तो किस समूह के बच्चों में समायोजन की समस्या रहती है? औसत बुद्धि वाला जो बच्चे हैं वे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहरी क्षेत्र में आकर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अध्ययनशील जो होते हैं उनको पठन पाठन से लगाव रहता है, ये भी समायोजन कर लेते हैं। इसका मतलब अत्यधिक कुशाग्र जो होता है वो कई बार एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। तो ऐसे बच्चों में समायोजन की कुछ क्या मानी गई, समस्या मानी गई। तो यहाँ आंसर जो डी है वो आंसर क्या माना गया, सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप किस प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है ए, संज्ञानात्मक होते हैं। दूसरा, बी, संरक्षित होते हैं। तीसरा, सी, मूल प्रवृत्ति युक्त होते हैं। चौथा, डी, संवेगात्मक होते हैं। तो शैशवावस्था की यदि बात करें, संज्ञान जो कि किशोरावस्था से संबंधित है, इसलिए आंसर नहीं होगा। संरक्षित का संबंध क्रियाकलाप से रहता ही नहीं है। और मूल प्रवृत्ति युक्त जो व्यवहार है यह शैशवावस्था में क्रियाकलाप है। तो आंसर सी होगा, जबकि डी सभी अवस्थाओं से संबंधित है। तो आंसर जो है सी यहाँ बिल्कुल सही है कि मूल प्रवृत्ति युक्त क्या रहता है, व्यवहार रहता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, एक शिशु को अधिगम में सहायता नहीं मिलती। 4 ऑप्शन है, अनुकरण करने में, अभिप्रेरणा से, पुरस्कार से, या स्कूल का बस्ता या बैग। एक शिशु को सीखने में किससे में सहायता नहीं मिलती है? तो इसकी यदि हम बात कर रहे हैं, अनुकरण से वो सीखता है, अभिप्रेरणा के माध्यम से भी सीखता है। यदि उसे इनाम या पुरस्कार दे छोटे बच्चों को तो वो क्या करता है, लालच के कारण उसे भी वो क्या है, सीखने के लिए वो भी उसका सहायक है। लेकिन स्कूल का बस्ता या बैग अधिगम की प्रक्रिया में क्या है, सहायक नहीं माना गया। तो आंसर यहाँ जो है वो का आंसर क्या है, डी सही रहेगा। तो ये 8 क्वेश्चन की चर्चा की। क्वेश्चन नंबर 9, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है वातावरण, बी है अनुवांशिकता, सी है हार्मोन और डी है समाज। तो आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो वातावरण का कोई इससे संबंध नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। हार्मोन्स का भी आंख के रंग पर कोई प्रभावित नहीं करने वाला है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। समाज से भी कोई संबंध नहीं। इसका मतलब आंख के रंग को केवल बी ऑप्शन है, अनुवांशिकता, जिसे आप वंशानुक्रम के नाम से भी जानते हो। तो अनुवांशिकता जो आंख के रंग को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो यहाँ जो आंसर है वो होगा बी। कौन सा होगा? बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रबलन शब्द या पुनर्बलन भी कह सकते हैं, इस शब्द को देने वाला कौन था? पहला ऑप्शन है ए स्किनर, बी हल, सी वुडवर्थ और डी है कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है और यहाँ पर विद्यार्थी कई बार भ्रमित हो जाते हैं। तुरंत वो पुनर्बलन आते ही उत्तर क्या देते हैं, हल। जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की प्रकृति कह रही है पुनर्बलन शब्द या प्रबलन शब्द देने वाला कौन है। तो प्रबलन शब्द पहली बार जिसने दिया उसका नाम था स्किनर, जबकि प्रबलन सिद्धांत देने वाला कौन था, हल। तो यहाँ आंसर कौन होगा,
कि स्किनर जो कि ए है, ये आंसर क्या माना गया, सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 11, वुडवर्ड के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। इन 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा स्मृति का आयाम नहीं है? तो पहला ऑप्शन है धारण, दूसरा ऑप्शन पुनः स्मरण, तीसरा ऑप्शन पहचानना और चौथा ऑप्शन है तर्क करना। तो 4 ऑप्शन दिए गए, धारण, पुनः स्मरण, पहचानना और तर्क करना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्मृति से संबंधित आयाम कौन सा नहीं है। तो सीधी सी है, स्मृति से संबंधित धारणा रहती है, तो ये आंसर नहीं होगा। स्मृति जो कि पुनः स्मरण से संबंधित है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। स्मृति जो कि पहचानने में योगदान देती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो स्मृति का जो आयाम नहीं है वो है तर्क। तर्क स्मृति का आयाम नहीं है, लॉजिकता से इसका कोई संबंध नहीं होता। तो डी आंसर क्या माना गया, सही माना गया। तो आज हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 3 में कई प्रश्नों की आपके सामने चर्चा की है, जो शिक्षक भर्ती या रिट भर्ती को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संभवतया ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पहली बार मेरे इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो भाग्य उदय अनिल सिकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल या घंटे का जो बटन आता है उस पर दबाइए, ताकि आने वाले नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप तक उसका मैसेज आप तक पहुंच सके। और अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना निरंतर अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।